अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक खिली खिलाती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी जहाँ कहीं होंगे इस वक्त खैरियत से होंगे और एक भरपूर वीकेंड मनाने की आप लोगों ने तैयारी भी कर रखी होगी। और भरपूर वीकेंड मनाने में ना हमारे दोस्तों का रोल काफ़ी अहम होता है। वैसे तो एक अच्छी और मुतवाज़िन ज़िंदगी के लिए भी अच्छे दोस्तों का साथ होना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। और मेरा पर्सनल ख्याल भी यही है कि दोस्त बनाना मुश्किल काम नहीं होता, बल्कि दोस्ती निभाना एक मुश्किल काम ज़रूर होता है। दोस्तों की केयर करना पड़ती है। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारे माशरे में जो मिसिंग होती जा रही है वो है कि दोस्तों को तोहफ़े देने का जो कल्चर है ना वो कहीं गुमसा हो गया। हम दोस्तों को गिफ्ट्स नहीं देते हैं, जबकि दूसरी सोसाइटीज़ का अगर रुख किया जाए ना तो वहाँ पे दोस्तों को गिफ्ट्स भिजवाए जाते हैं। फ्लावर्स देने का रुझान बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। बचपन में हम देखते थे कि जनाब जब छोटे होते थे कोई ओकेजन आ गया, कोई इवेंट आ गया, हम लोगों ने कार्ड्स भेजने एक दूसरे को, छोटी छोटी चीज़ें, ईद के दिनों में पसंदीदा एक्टर के कार्ड हमने भेजने, साथ चूड़ियाँ, साथ मेहंदी, इस तरह की काफ़ी गिफ्ट्स हम देते रहते थे एक दूसरे को और वो एक बड़ा अच्छा जेस्चर लगता था। लेकिन अब ये सिलसिला ही इतना कम हो चुका है, मैं तो कहती हूँ कि ख़त्म हो चुका है। जब किसी की बर्थडे आती है तब हमें याद आता है अच्छा हमने तो फलां को तोहफ़े भी भेजने हैं, गिफ्ट भेजना है। तो इससे ना हमारी जो चाशनी होती है ताल्लुकात की, रिश्तों की, वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है मेरे ख्याल से। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए कि इस चीज़ को हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ना तो हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे और अच्छे होते जाएंगे। तो इसलिए अगर ये सिलसिला आप लोगों की तरफ से भी थोड़ा सा कम होता जा रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें। आज ही अपने दोस्तों को गिफ्ट्स भेज लें। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है जनाब, ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े गिफ्ट्स भेजे जाए तभी उस चीज़ को आप लेकर चल सकते हैं। कुछ भी फ्लावर एक भेज दें, उसका और ज़्यादा मूड अच्छा हो जाता है। तो ये कुछ पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस पर अमल दरामद ज़रूर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत के हवाले से, क्योंकि आजकल हमारी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने मसरूफ़ हम लोग होते जा रहे हैं ना उसमें जिस्मानी और तंदुरुस्ती के साथ हमारी दिमागी तंदुरुस्ती भी इंतहाई ज़रूरी होती जा रही है, क्योंकि दिन ब दिन बढ़ते हुए समाजी और मुआशी और मुआशरती मसाइल इंसान की ज़हनी सेहत पर इंतहाई संगीन नताइज मुरतब करते हैं। और ये मसाइल एंड पे हमें कहाँ लेकर जाते हैं? डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेकर जाते हैं। और जब ज़हनी कुर्ब और अजियत एक हद से बढ़ता है तो लोग ज़िंदगी के खात्मे को तरजीह देते हैं और परेशानियाँ, समाजी रवैये इंसान को खुदकुशी की तरफ राग़िब करते हैं। दुनिया भर में खुदकुशी का रुझान तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। और आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 10 लाख अफराद अपनी ज़िंदगी के खात्मे की कोशिश करते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि हर रोज़ दुनिया भर में 3000 अफराद खुदकुशी की कोशिश करते हैं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात कर ली जाए तो जनाब एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में साल भर में 5000 से ज़ायद लोग खुदकुशी करते हैं। और इस रुझान में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर गुज़श्ता कुछ अरसे से हमने देखा है कि आर्टिस्ट कम्युनिटी में ये रुझान काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता 1-2 सालों की अगर देखी जाए ना बात, तो दर्जन भर से ज़ायद शोरा ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुदकुशी की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इस दिन को मनाने का मकसद खुदकुशी के वाक़यात की रोकथाम के लिए अवामी शऊर उजागर करना है। खुदकुशी की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, इस कभी अमल की रोकथाम कैसे मुमकिन की जा सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्रा अस्कर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है आगर नदीम सहर साहब हैं, शायर हैं और कॉलम निगार हैं। सिद्रा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और आपको भी नदीम साहब वेलकम कहती हूँ। सिद्रा, सबसे पहले आप इससे बात करूँगी, क्या क्या साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो इस इंतहाई गैर मुनासिब, मैं तो कहूँगी कि उस अमल की तरफ हम लोग चले जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर लेते हैं? मुनीबा, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत दोनों ही इम्पोर्टेंट है। exactly. क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहन का, ब्रेन का लिंक बॉडी के साथ इंटरलिंक है। दे आर बोथ इंटरलिंक्ड। अगर तो आपका जहन ठीक काम कर रहा है तो आपकी बॉडी भी ठीक काम कर रही है। अच्छा, बात हो गई अब खुदकुशी की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। पिछले कुछ सालों से खुदकुशी की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, स्पेशली टीन एज ग्रुप में।
टीनेज ग्रुप में। अच्छा, वक्त के साथ साथ खुदकुशी की वजूहात भी बदल गई हैं। अच्छा। लेकिन अभी करंटली मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं वो बेरोज़गारी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, टीनेज जॉब ना मिलने की वजह से, डिग्रीज ली हुई है और इधर उधर मारे फिर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है अभी करंट जो है। अच्छा, आपने अभी एक पॉइंट का जिक्र किया कि अबाउट द आर्टिस्टिक, तो मेरे पास यहाँ पर देखा यह जाता है कि आर्टिस्टिक ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स होते हैं। अच्छा, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं तो दे ट्राइड टू लिव इन अ सोसाइटी, टू एडजस्ट इन अ सोसाइटी, टू बी एक्सट्रोवर्ट। ओके, ठीक है। हाँ। तो वो उस तगो दो में एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने एक्सप्रेशंस को उस तरह से इजहार नहीं करते, और अगर वो करते भी हैं तो वो सोसाइटी में उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता पॉजिटिवली। होते बहुत इंटेलिजेंट है, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस का तरीका भी कुछ और तरह से होता है। और हमारी सोसाइटी में जो कि इतनी नॉलेज नहीं है, उस ये आर्टिस्टिक स्किल्स को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये छोटी सी एग्जांपल है, ज़माना से ये चलता आ रहा है ये बात कि अच्छा लड़का क्या करता है, एक्टर है, अच्छा इसके अलावा और क्या करता है, कोई ज़रिया मुआश तो है इसका, लाइक तो इस तरह की बातें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना, ये वजूहात बनती हैं, लीड करती है खुदकुशी की। और खुदकुशी का जो मायने है वो क्या है कि अपने आप को ख़त्म करना, बिल्कुल अपने आप को ख़त्म करना। और ये एक बहुत संगीन मसला है। मेरा ख्याल है कि हम सबको इसमें पॉजिटिव अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम लोग पे फैला सकते हैं उतनी फैलानी है। आगे साहब, आपसे जानना चाहूँगी, आप आर्टिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, शायर हैं, कॉलम नगार हैं, तो क्या वजूहात आपको लगती हैं? जैसे सिद्रा ने कहा कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं ज़्यादातर, और वो जब एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ मिलने जुलने की कोशिश करते हैं, तो उनको उस तरह एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, इस वजह से वो शायद दिल भी हार जाते हैं। तो ये भी एक वजह है या और क्या वजह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने अहम तरीन मौजू के ऊपर बात की। और हमारे यहाँ मैंने पिछले दिनों कॉलम भी लिखा था कि खुदकुशी जो है उस पर मुकालमा नागुज़ीर हो चुका है। इस वक्त इतनी शिद्दत के साथ ये मामला बढ़ता जा रहा है। शायरों के हवाले से अगर हम बात करें तो वही जो सरा मैडम ने बात की, मैं इनकी एक दो बातों से इत्तेफाक भी करता हूँ। उसकी वजह यह कि डिप्रेशन या तन्हाई जो है वो बहुत ज़्यादा है मामला। बाकी जो आर्टिस्ट तबका होता है वो चूँकि हसास बहुत ज़्यादा होता है, वो जिस दुनिया के ख्वाब दिखा रहा होता है, जिस दुनिया के ख्वाब देख रहा होता है, वो जब बिल्कुल फेडअप हो जाता है कि यार ये ज़माना मेरे वाला नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, या जो मैं रहने के काबिल, मेरे रहने के काबिल, तो ये भी एक वजह बनती है। दूसरी वजह ये कि उसको ज़माना कबूल भी नहीं करता ख़ास करके, और वो तन्हाई का शिकार होता है। खुदकुशी की मसलन BBC ने 19 जुलाई 2019 को एक रिपोर्ट शाया की थी। कराची से एक माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर अतिया नकवी, अच्छा, उनके बेटे ने खुदकुशी की थी। तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट जारी की, और उसमें जो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ मसला है, जो आर्टिस्ट के अंदर भी है और बाकी ओवरऑल उन्होंने बात की, वो है डिप्रेशन और तन्हाई। तन्हाई बेसिकली आप यूं ही कह लें कि तन्हाई बताते खुद एक मौत है, कि आप जब ज़माने से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं और आपका कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई आपको सुनाने वाला नहीं होता, तो उस वक्त आप इस तरफ चले जाते हैं। दूसरी बात जब मैडम ने की कि बेरोज़गारी, वो वही बात है कि ज़माने के साथ साथ खुदकुशी की वजूहात बदलती जा रही हैं। पहले डिप्रेशन था, हसासियत शायरों के अंदर बहुत ज़्यादा है, फिर तन्हाई बहुत ज़्यादा है, फिर सोशल मीडिया का किरदार हमारे यहाँ इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे बच्चे मुसलसल सोशल मीडिया, जो फिर हमारे यहाँ जो वेब गेम्स हैं ख़ास करके, कि वो जब खेलते हैं तो वो जब गेम्स के अंदर फायरिंग करते हैं तो वो कभी कभी असल में भी कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि चलो ये जिंदा तो बाद में हो जाएगा। तो ये भी इस तरह के केसेस आप सुन, लाहौर में एक वाकया शायद धर्मपुरा में एक पेश आया था, तो ये भी बड़ी एक वजह है। उसके बाद जब आप किसी के साथ एक जज्बाती लगाव होता है, ये भी मतलब हमारे जो नौजवान शुआरा हैं उनके पीछे खुदकुशी की एक वजह ये भी बताई जाती है कि वो मोहब्बत का कोई सिलसिला भी है, हाँ एक अंसर ये भी मौजूद होता है। मैं असल में मैंने कोई 4 से 5 कॉलम किस्तवार यानी कि इसकी सीरीज लिखी, खुदकुशी क्यों करते हैं लोग, क्या वजह है। उसमें सबसे बड़ी वजह जो मैं अपने कॉलमों में बयान करता हूँ वो है वालिदैन की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से गफलत। यानी एक सबसे अहम मसला ये है कि बच्चे के अंदर जब तब्दीली आना शुरू हो जाती है तो हमारे वालिदैन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, मतलब मैं BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी हैरानकुन बात की। उन्होंने कहा जब हम बच्चों को मामूली डांटते हैं ना कि मसलन आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, आप बहुत बुरे लग रहे हैं, आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, यानी ये बातें भी बच्चों को डिसाइड करती हैं खुदकुशी के लिए।
यानी खुदकुशी कोई एक, मैं ये नहीं कहता कि भाई किसी शायर को मोहब्बत हुई तो खुदकुशी होगी, जरूरी नहीं है ये बिल्कुल भी। यानी इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। मुनीबा सर की बात को ही कंटिन्यू करूंगी। सर ने ये बात की कि मोहब्बत में नाकामी ना, तो ये तो शुरू से खुदकुशी की एक वजह रही है और मेरा ख्याल है ये तो रहेगी। दिस इज़ द फैक्ट, यू नो, इट्स अ ह्यूमन नेचर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एडिक्शन के केसेस क्या होता है, मोहब्बत में नाकामी तो वो एडिक्शन की तरफ चले गए। और एडिक्शन में मुनीबा ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि एडिक्शन वाले क्लाइंट्स को जब एडिक्शन के फेस से निकल आते हैं, जब उनका ट्रीटमेंट होता है तो उनको एडिक्शन का रिग्रेट नहीं होता, लेकिन जब उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं तो वो रिग्रेट भी होता है और उनको ये रियलाइजेशन भी होती है कि खुदकुशी हराम है। मतलब कि एडिक्शन भी तो हराम है ना, शराब नोशी और ये सारी बातें मना की गई हैं इस्लाम में। लेकिन जो उसकी भी रीज़न ये है कि छोटे से बच्चे को ये पता होता है कि मैंने अपनी जान नहीं लेनी। जान किसको नहीं अजीज़, अपनी ज़िंदगी किसको नहीं अजीज़। लेकिन अब इंसानी जानवरों से ज़्यादा इंसानी जो जान है वो बहुत सस्ती हो गई है, लोगों को कदर नहीं है एक दूसरे की। और आर्टिस्टिक लोग बिल्कुल एहसास होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन एहसास तो हर इंसान में होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ वो जी, ऐसे ही है। किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी कि जो आप दुनिया में जितने भी कत्ल केसेस उठाएंगे ना, तो कातिल जो होता है वो कभी शायर अदीब नहीं होगा, कभी आर्टिस्ट नहीं होगा, क्योंकि आर्टिस्ट और शायर अदीब कभी कत्ल कर ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब वही कि एहसास बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसमें 2-3 पहलू बहुत अहम हैं जिन पर हमें गुफ्तगू करने की अशद ज़रूरत है अब भी, और तसलसल के साथ, कि हमारी इस नौजवानों को तासुब और इंतहा पसंदी और मुतशद्दिद रवैये की जानिब धकेलने में हमारे तालीमी इदारों के निसाब ने कितना किरदार अदा किया, हमारे मदारिस और जामियात ने कितना किरदार अदा किया। फिर सियासी जो जलसों के अंदर जो तशद्दुद सिखाया जा रहा है, गोली यानी कि जो आपके नज़रियों को नहीं मानता या मर जाओ या मार दो, ये नज़रिया। फिर हमारे यहाँ जो मसल की इंतहा पसंदी है, ये बेसिकली तो खुदकुशी जो है उसके ये 3-4 बड़े मेन जो हैं वो जो है उसके पीछे पहलू हैं, और इस पर हमें सोचना चाहिए कि वालिदैन तो खैर एक बड़ा बहुत अहम रोल है। सबसे अहम रोल हमारे पेरेंट्स का है बच्चों के लिए कि वो किस कदर अपने बच्चों के साथ। देखें, आप कारपोरेट कल्चर में जाते हैं, मोस्टली ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं क्योंकि बेरोज़गार नौजवान खुदकुशी करे। जो बॉलीवुड के अंदर अदाकारों ने खुदकुशी की, क्या वो बेरोज़गार थे? बेरोज़गारी कोई वजह नहीं है, मोहब्बत भी कोई वजह नहीं है। होता सिर्फ ये है कि जब आप माशरे से जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपको मिल नहीं रहा होता, और आप कोई भी चीज उस चीज को ट्रिगर कर सकती है और आप उस तरफ चले जाते हैं। अतिया नकवी की मैं सॉरी बात करता हूँ, उसने जो बीबीसी ने रिपोर्ट ने कहा जी, अतिया नकवी ने खुद जब टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, उसने कहा जी मैंने अपने बच्चे से घंटा डेढ़ पहले फोन पर बात की और उसने अपने दोस्तों से भी बात की और कहीं से भी नहीं लगा कि वो सुसाइड करना चाहता है, लिहाजा ये भी मुमकिन है। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की 2-3 हमारे शायरों ने खुदकुशी की, उन्होंने डेथ नोट भी लिखा। अच्छा, खुदकुशी से पहले डेथ नोट लिखा और डेथ नोट बाकायदा मौजूद है। मसलन मेरे ख्याल से मैंने लिखा, मुन्नू भाई ने एक डेथ नोट शाया किया था, उसका शायर का नाम एहसन फारकली थे, मुल्तान से थे मेरे ख्याल से। इनका जब इंतकाल हुआ खुदकुशी ट्रेन के आगे आके, तो इन्होंने बाकायदा डेथ नोट लिखा और जब ट्रेन के आगे आके खुदकुशी की, जहाँ पे अनस मोइन शायर ने की थी, तो उनके जेब से वो डेथ नोट निकला जिसके अंदर जिंदगी के मुतजाद रवैयों के हवाले से बात की गई थी। वही जो एक इम्तियाजी तबकाती तकसीम है हमारे माशरे में कि जो इंतहाई नाअहल होते हैं उनको हम बरसर इख्तिदार कर देते हैं, उनको नौकरियों में आला ओहदे भी मिल जाते हैं, उनको 2 नंबरी से रिस्क भी बहुत मिल जाता है, और जो लोग टैलेंटेड होते हैं, ज़हीन होते हैं, काम करने वाले होते हैं, माशरा उनको नज़रअंदाज कर देता है। इस तरह उन्होंने कहा कि जो बच्चा कहता है, जो नौजवान शायर कहता है कि मैं शायर हूँ या मैं अदीब हूँ, तो कोई काम भी कर लिया करो यार। शायर तो फारिग लोगों का काम है, अदब तो फारिग लोगों का काम है। तो नहीं सर, एक टाइम पर मैंने आपको बताया था, आई वॉज वन इन अ वेटिंग रूम, के मैं एक टाइम पर मैं खुद बहुत शौकीन रही हूँ शायरी की पढ़ने के। हाँ, तो ये शौक होते हैं। उसकी वजह यही है ना कि वो जो शायर अदीब होते हैं वो जरा अपने फैमिली से और बाकी चीजों से जरा वो कट होते हैं और उस वजह से फिर माशरा उनको कबूल नहीं कर रहा होता, इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन सिद्रा, साइकोलॉजिकली मैं जानना चाहूंगी फिर इस चीज को किस तरह हम कम कर सकते हैं? मतलब अगर इस तरह के थॉट्स हमें आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत पता चल रहा है तो उनका क्या किरदार हो सकता है? अच्छा, इस बात को मैं इस तरह एक्सप्लेन कर सकती हूँ मुनीबा, कि बेसिकली सुसाइड कमिट और सुसाइड कंप्लीटर्स 2 टाइप के होते हैं। अच्छा। ठीक है, कमिट वाले या अटेम्प्ट वाले बेसिकली वो थ्रेट, अब इसमें देखना पड़ेगा कि सुसाइड करने वाला या सुसाइड करने वाली
बच्चा या बच्ची या नौजवान या किसी भी एज के, क्या वो वाकई और हकीकतन वो सुसाइड करना भी चाहते हैं या वो सिर्फ अपनी कोई डिमांड है या उनकी कोई अटेंशन फुलफिल करने के लिए वो थ्रेट्स हाँ, देते हैं। लेकिन जो कंप्लीटर्स होते हैं वो इतने सीरियस होते हैं कि वो इस तरह के छोटे छोटे साइंस नहीं दे रहे होते। वो और उनको असेस कर लेना, अगर उनको असेस कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इंसान की मौत की तरफ जो वो जा रहा होता है उसकी जान को बचाया जा सकता है। बिल्कुल। वो किस तरह से है कि उनकी रोज़ की गुफ्तगू की, उनकी रोज़ की कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व किया जाए। अगर तो वो अपनी बातों बातों में ये कह रहे हैं कि हम अकेले रह गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला बिल्कुल मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ फेथफुल नहीं है, मेरे साथ लोग फेथफुल नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला, मेरी ये बात पूरी नहीं हो रही, तो ये हो गया दूसरे वाले कमिट वाले जिन्होंने सिर्फ एक थ्रेट देना और उन्होंने असल में सुसाइड करनी नहीं है। अच्छा, फिर वो लोग कलेक्शन कर रहे होते हैं साइलेंटली। लाइक मैंने जब सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन का प्रोजेक्ट रन किया था तो मेरे पास ऐसे केसेस आए थे, वो बताते थे फ़ोन पर, वो इमरजेंसी क्राइसिस एक थेरेपी होती है कि आप उसी टाइम फ़ौरन, और मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बहुत सारे केसेस को सुसाइड की तरफ जाने से रोका था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, जब मैं उनकी वो कलेक्शन पूछती थी तो कि आप क्या कलेक्ट कर रहे हैं मौत की तरफ जाने के लिए, और वो बताते थे, कैथारसिस करते थे। तो बताते थे तो ज़्यादा प्रैक्टिसेस होती थी कनक के चावल की गोलियां, वो चूहे मार गोलियां या पिस्टल का रख लेना कहीं ना कहीं से अरेंज करके। अब देखें ना कि ये अरेंजमेंट कहाँ से हो रही है, ये गवर्नमेंट कुछ इसमें रोल प्ले करे कि ऑथेंटिक और रिलायबल लाइसेंस होने चाहिए, या इस तरह से किसी की आसानी से एक्सेस में नहीं होना चाहिए। पंखे के साथ लटकना दैट इज़ वेरी इजी एंड दैट इज़ वेरी पेनफुल। तो मेरे ख्याल है ये घर वालों को भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, जो वो किसी भी स्टेज पर हो सकता है। अगर आप क्या कहना चाहेंगे, इसको किस तरह कम, खासतौर पर अगर कम्युनिटी आर्टिस्ट कम्युनिटी की बात करें, उसमें कोई भी आ सकता है, उसमें कोई भी आर्टिस्ट शायद भी आ सकता है, किस तरह कम किया जा सकता है, वो अपने तौर पर भी क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ दोबारा BBC की रिपोर्ट का एक हवाला ज़रूर दूंगा। उन्होंने लिखा कि जब वो कराची की माहिर नफ्सियात के बेटे ने खुदकुशी की तो वो कहती है कि मुझे बहुत ये कहा गया कि आप खुदकुशी ना बताएं, आप कहीं एक्सीडेंट हुआ है या कुछ भी कह लें, खुदकुशी छुपाएं, लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा। हाँ, तो वो कहता है जी हम, अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हो, जब मैंने 2-3 इशारों के खुदकुशी पे कालम लिखा तो कुछ पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया कि यार ये आपने गलत लिखा है, हम कोर्ट में जाएंगे। खैर मेरे पास सबूत है, मैंने उनको दिए कि यार ये कुछ छुपाने वाला अमल नहीं है, बल्कि इसमें इसको मजीद डिस्कस करके हम माशरे को तरगीब दे सकते हैं। अच्छा, उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी, वो खुद हमारी नफ्सियात थी। उन्होंने एक तो क्या किया कि जिन बच्चों ने खुदकुशी की थी उनकी माओं को बुलाया और एक ग्रुप बनाया और ट्रेनिंग सेशन शुरू करवा दिए। अब कराची के अंदर वो मुख्तलिफ लोगों के साथ ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, जो मकसद ये है कि हम किस तरह इस अमल को कम कर सकते हैं और कौन कौन सी वजूहात हैं जो बच्चों के अंदर हम देखें तो हम उसको देखें। तो मेरे ख्याल से माशरे में सबसे अहम चीज़ जो 2-3 पहलू मैंने बताया, हमारे यूनिवर्सिटियों का, हमारे कॉलेजेस का, हमारे साथिया कराम का बहुत ज्यादा किरदार है। बिल्कुल ऐसे इसकी रोकथाम के लिए इन चीजों को आइडेंटिफाई करना, कोई भी इस चीज को कर सकता है, आपके कुलीग हो सकता है, आपके वालिदैन, बहन भाई, आपके साथी साहब, कोई भी इस चीज को आइडेंटिफाई करके आपकी काउंसलिंग कर सकता है, ताकि आप एक अच्छा और जो बेहतर किरदार है वो अडॉप्ट करें और माशरे में एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। हमारे साथ सिद्रा अस्कर मौजूद है। सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आगर नदीम सैर साहब भी मौजूद थे। आगर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आज के हवाले से हम बात कर रहे थे। जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए एक ऐसे मसले की जिस पर ज़्यादा बात तो नहीं की जाती हमारे माशरे में, लेकिन उसे माशरती तौर पर टैबू समझा जाता है, लेकिन वो इस टॉपिक पर बात करना अहम है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो मसला है वुमेन हाइजीन के हवाले से, यहाँ पर वुमेन हेल्थ केयर के हवाले से। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए ना तो सैलाब आने की वजह से इस मसले से मुतल्लिक आगाही फैलाने की अहमियत और भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस की जा रही है, क्योंकि इस हौलनाक तबाही से जहां इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, वहीं खड़ी
फसलें, जानवर और कई इमारतें भी पानी की नजर हो चुकी हैं। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक सैलाब से मुतासरा आबादी की जो तादाद है वो 3 करोड़ 30 लाख से तजावुज कर चुकी है। और सैलाब से जहां पूरे पूरे खानदान मुतासर हुए हैं, वहीं हामला खातून और नौमौलूद बच्चे इस कुदरती आफत में ज्यादा खतरे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि निज़ाम जिंदगी उस जहां पर दरहम बरहम हो चुकी है जहां पर सैलाब आई हुई है। और अक़वाम मुत्तहिदा के बहबूद आबादी के फंड्स की ताज़ा रिपोर्ट शाया की गई है और उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 6.5 लाख हामला खवातीन सैलाबज़दा इलाकों में फंसी हुई हैं और जिनमें से 73,000 खातून की डिलीवरी आइंदा माह में हो सकती है और उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ का काम करने वालों के लिए कुछ गैर सरकारी फलाही इदारों और रजाकार तंजीमों की जानिब से रिलीफ के लिए दिए जाने वाले जो सामान है उनमें खवातीन के लिए सैनिटरी पैड्स भी भेजने की अपील की जा रही है कि साथ साथ ये भी चीज़ें लेकर जाया जाए। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जो है अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर सवाल या एक पॉइंट यहाँ पर ये उठता है, चूँकि ये खातून ज़्यादातर देहाती इलाकों में और छोटी छोटी बस्तियों से उनका ताल्लुक होता है, तो इसलिए वो मार्केट में जो दस्तयाब होती हैं सैनिटरी पैड्स उससे आशना नहीं होती हैं, उन्हें नहीं पता है कि उसको किस तरह यूज़ करना है, किस तरह मुनासिब डिस्पोज ऑफ किया जाना है उसको। तो ये मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो सैलाब ज़दगान को भेजने वाला जो सामान है उसमें खातून के लिए सैनिटरी पैड्स भेजना क्यों ज़रूरी है, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाने, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम लोग उनको बता सकते हैं और किस चीज़ के किस मीडियम के थ्रू उन्हें बता सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। सहर बुखारी सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ मौजूद है। सहर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो आज का टॉपिक है ना, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, खातून भी हो या मर्द हो, क्योंकि वहाँ पर जो लोग मुतासर हो रहे हैं उनमें हर कोई मुतासर हो रहा है। कोई एक जिंदगी या एक चीज़ को हम लोग नहीं कह सकते। बिल्कुल। ख़वातीन के हवाले से 6 लाख जो खातून है हामला ख़वातीन, वहाँ पर वो सैलाब से मुतासर हुई हैं। क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या इक़दामात स्टेप्स उठाने चाहिए जो उनकी हम मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जो ख़वातीन वहाँ पे हामला ख़वातीन जो आप कह रही हैं, 73,000 से ज़्यादा की इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ इस महीने इन्होंने डिलीवरी करनी है। बहुत से लोग बहुत से ज़्यादा कैंपेन्स चला रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटरी पैड्स, जिसकी बहुत ज़्यादा कह लें कि हेल्प तो हो रही है, लेकिन उनको वो अवेयरनेस नहीं है। सो एक साइकिल चल जाएगा, वो साइकिल से इन्फेक्शियस डिजीज़ेस बढ़ेंगी, क्योंकि जब पैड्स और इस तरह की चीज़ें सैनिटरी नैपकिन्स डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे उन्हीं गंदे पानी में, उन्हीं चीज़ों में एक साइकिल चलेगा और वही जानवर वो पानी पिएगा, आप वो खाएंगे, वो आप तक पहुंचेगा। सिर्फ उस इलाका मुतासर नहीं होगा, पूरा मुल्क होगा। हमने कोविड देखा है, हमने मंकी पॉक्स देखा है। तो प्रोजेक्टेड जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की फोरकास्टेड अभी फोरकास्ट हम देख रहे हैं, उसको रोकने के लिए बेस्ट है जो हमने हाइजीन बुक निकाली है जो 5 से 6 ज़ुबानों में होगी। ज़रूरी नहीं है कि लोगों को, क्योंकि हर किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता इन इलाकों में। हाँ जी, ऐसे तो जब जो भी एट दी गिविंग एंड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की एंड पे है, बहुत लोग खुद जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, कुछ लोग आर्मी के थ्रू करवा रहे हैं, तो इसको आप मैसेज को कैसे अक्रॉस पहुंचा सकते हैं कि ये एक मैनुअल हमने बनाई है जो कि गाइड बुक है। ठीक है, गर्ल्स गाइड टू ग्रोइंग अप, ये इस बुक का नाम है जिसके बारे में हम जनाब बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस मैनुअल के अंदर ये है कि आप खुद ले सकते हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे, आप कंट्रीब्यूटिंग एंड के ऊपर हैं, और आप जाकर लोगों को अवेयर करें, लड़कियों को, माओं को, फादर्स को इवन, क्योंकि इस फ्लड के अंदर इतने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी माएँ खो दी हैं। तो उन लड़कियों को इन इलाकों के अंदर वैसे ही इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, तो आप और हम मिलकर इसका रोल प्ले करेंगे। और रोल प्ले आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं जो लोग वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। ये बुक सिर्फ फिजिकली आप खरीद नहीं सकते, आप ई बुक भी ले सकते हैं। आप इसका मैनुअल हमसे ले सकते हैं, एज अ पार्टनर आप ले लें, और आप जाएं हमारे एंड पे, आप जाकर यूटिलाइज करके वर्ड स्प्रेड करें, एजुकेट करें लोगों को कि कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट करना है और उनको सिखाना कैसे है। लेकिन अब वहाँ पर हम जाएंगे तो वो लोग तो इसको नहीं पढ़ सकते, बहुत से
उनका ताल्लुक देहातों से है और छोटी छोटी बस्तियों में वो लोग रहते थे, तो किस तरह वो इस चीज़ को समझ सकते हैं? मैं ये कहूँगी कि थ्रू विच प्रोसेस कि वो इस चीज़ को अडॉप्ट करें और इस चीज़ को आगे लेकर जाएं? तो सबसे पहले पूरी मैनुअल जो है कवर करती है बेसिक्स। अच्छा, ठीक ऑल है। द स्टेजेस दैट अ गर्ल नीड्स टू नो, वो सारी चीज़ें जो एक औरत को या एक लड़की को या एक बाप को भी पता होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में लड़कियों को गाइड कैसे करना है, उनको गाइडेंस देने के लिए बहनों भाइयों को तो बहनों के लिए भी ज़रूरत होनी चाहिए कि हाउ कैन यू सपोर्ट अ वुमन इन टाइम्स लाइक दिस, बिकॉज हर महीने एक औरत ने इस चीज़ से गुजरना है। दिस इज़ नॉट कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी है टू रिलीज द बैड ब्लड, ठीक है, दैट्स व्हाट आई विल कॉल इट। जो लोग नहीं पढ़ सकते उनके लिए हमने यहाँ पे पिक्टोरियल्स डाले हैं। अच्छा, ठीक है। जिसके अंदर हम गाइड कर देते हैं थ्रू द पिक्टोरियल्स कि आप उसको किस तरह डिस्पोज कर सकते हैं, किस तरह आप एक सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर सकते हैं, या किस तरह उसके अंदर जाहिर है कुछ चीज़ें इंग्लिश के अंदर हैं, बिल्कुल कुछ चीज़ें उर्दू में भी आएंगी इसकी सही ट्रांसलेशन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि टारगेट ऑडियंस को इस वक्त हम कवर करना चाह रहे हैं जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर यानी रूरल एरियाज़ में है। अगेन जो लोग कैंपेन्स कर रहे हैं उनसे मैं अपील करती हूँ कि आप मैनुअल ले लें, मैनुअल डाउनलोड कर लें, या ख़ुद लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज देते जाएं, बिकॉज जहाँ आप 8,000, 3,000, 10,000 सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज कर रहे हैं इन इलाकों में और उनको पता नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? वेयर विल ऑल दैट वेस्ट गो? मतलब आप तो अच्छे के लिए ये चीज कर रहे हो, लेकिन वो आगे इन्फेक्शन का बाइस बन रहे हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक दोबारा से एक आफत खड़ी हो जाएगी कि वो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता ही बिल्कुल। जैसे देखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी और बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां इसके ऊपर फैलने के खदशात हैं, तो उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? जैसे क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बस में नहीं है, बट उसको प्रिवेंट करने के लिए आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ जी। क्लाइमेट चेंज को हमने देखा है, इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्राइसिस के अंदर है। दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू एजुकेट एवरीबडी, नॉट ओनली द अफेक्टेड पीपल बट द होल नेशन एज अ होल। इसको एजुकेशन करिकुलम के अंदर हम ऐड कराना चाहते हैं, क्योंकि ये एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेटिव मैनुअल है जो हर लड़की को पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन ब्रेकर है बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, बिटवीन टैबू समझा जाता है ना इस चीज को, बात नहीं की जाती, हाइजीन के हवाले से बात ही नहीं की जाती है घरों में, इवन दो कि अभी भी ये पर्दा रखा जाता है सिलसिला के हमारे बड़े बात नहीं करते, माएँ बेटियों से बातें नहीं करती इस हवाले से, लेकिन अब करनी चाहिए। एजुकेट जितना हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों को घर से करके भेजेंगे ना, उनको बाहर किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। यू नो, अगर आपको नहीं पता, आपको एक चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है और लेट्स से आपका मंथली साइकिल स्टार्ट हो गया एंड आप पहली दफ़ा इसको फेस कर रहे हैं, तो आपको वो कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है एक बच्ची के लिए उसकी ज़िंदगी में कि उसको पता ही नहीं है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है यार तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया, तुमने टीचर से नहीं पूछा, वो किसके पास जाए बच्ची? यू नो, तो व्हाई नॉट स्कूल्स इस चीज़ को इनकरेज करें। स्कूल्स में बहुत सी ट्रेनिंग्स हाइजीन के हवाले से हो रही हैं, बातें हो रही हैं, बट देयर इज़ नो मैनुअल दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्कूल्स। तो अगेन बात करते हैं इस बुक के ऊपर। इस बुक को स्कूल्स के एजुकेशन करिकुलम में एंटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेसिक नेसेसिटी है ऑफ अ चाइल्ड। अब आप प्राइवेट मेन स्ट्रीम स्कूल्स में तो ये एजुकेशन दे सकते हैं, क्या यही चीज़ आप पब्लिक स्कूल्स में दे सकते हैं? क्योंकि पब्लिक स्कूल्स में सबसे ज़्यादा जिस टारगेट ऑडियंस हमारी है, जिसको हमने एजुकेट करना है, वो पब्लिक स्कूल की ऑडियंसेस हैं। वो इन इलाकों के लोग हैं जहाँ पे लोगों को नो हाउ नहीं है। तो आप क्लॉथ पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या आप सैनिटरी नैपकिन किसी ब्रांड का कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर है हाइजीन वे का, सैनिटेशन मेंटेन रखने का, कोई प्रोसीजर सबको सीखना चाहिए। मेडिकल कैंप्स लगे हैं, लेकिन अब जो आने वाले मेडिकल खर्चे इस मुल्क के ऊपर इन इन्फेक्शस डिजीज़ को अगर हमने प्रिवेंट ना किया तो और बढ़ जाएंगे। लेकिन अब लोग जो जा रहे हैं यहाँ से लेकर सामान वगैरह शहर, तो वो इस चीज़ को कैटर कर रहे हैं? आई थिंक टाइम नहीं होता। अच्छा, आप डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हैं, आप हालात देख रहे हैं, आपके पास 8-10 हज़ार प्रोडक्ट आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आप कैसे करोगे? आपका मेन मकसद है कि वो आप प्रोडक्ट पहुंचा दो, लोगों को ज़रूरत है, खाने की चीज़ है तो खाना पहुंचा दो। आपके पास यू नो सैनिटरी नैपकिन आप डिस्पोज कर रहे हो,
आप लोगों को भेज रहे हो बट आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। या वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या वो लोग इकट्ठा करके वो कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस दे सकते हैं। लेकिन दूसरे एंड पे फिर ये भी बात आ जाती है, अगर टाइम नहीं है और वो सिर्फ लोग उन लोगों को ये चीजें थमा दें, पकड़ा दें, तो वो किस तरह इससे फायदा हासिल कर सकते हैं? थमाना नहीं है, अगेन जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हैं जो लोग, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो इस चीज को आप पढ़ इस रहे हैं, चीज को लेकर लें, जा रहे हैं। हाँ। आप इस चीज को लें, आप इस चीज को समझें, आप फोटोकॉपीज इसकी ले लें, सो दैट लोगों को आप एक्सप्लेन, सिर्फ एक आपने चंद लोग औरतें इकट्ठी कर ली, एक चेंज शुरू हो जाती है, एक साइकिल शुरू हो जाता है। मैंने आज आपको बताया, आप जाके 4 लोगों को और बताएंगे, तो हमने एक साइकिल शुरू कर दिया। रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा इलाकों में यही चीज़ होती है कि आप एक बंदे को एक चीज़ बताएं, 4 लोगों को इकट्ठा करके बताएं, तो वो एक बात फैल जाती है। अच्छा, दूसरा ये भी तो ज़रूरी है ना कि वहाँ पर आप लोगों ने किस तरह लोगों तक पहुँचाना है, वे ऑफ कम्युनिकेशन आपकी किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो इस चीज़ के आदी नहीं होते हैं, इस चीज़ की बात वहाँ पर और ज़्यादा बुरी समझी जाती है, ऐसे ही है, इस चीज़ को और टैबू समझा जाता है, तो वहाँ पर उस चीज़ को किस तरह लेकर जाना है, कैटर करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगेन उसको जब आप, अगर जैसे हमने कैंपेन करनी, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर अस टू स्टेप इन देयर, ठीक है, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वी वांट देम टू फोकस ऑन व्हाट दे आर डूइंग। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड के ऊपर आर्मी बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है, और जैसे अगर आप गई हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या आपके पास एक तादाद प्रोडक्ट की पड़ी है, तो आपके पास अगेन वही वाली बात, टाइम नहीं है। इसको कैसे करना है, इनोवेशन लेके आनी है। आप एक चीज़ सीख के, मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं 10 दिन के बाद आ रही हूँ, मैं 5 दिन लगाती हूँ, ठीक है, खवातीन इकट्ठे करते हैं, बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन उनको दें कि यू नो, इवन इफ अगर आप क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं, आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, या आप डिस्पोजेबल हैंडमेड, जो क्योंकि इस वक्त बहुत सारी हाइजीन किट्स डिस्पोजेबल दिए जा रही हैं, सही गाइडेंस भी चाहिए उनको। चाहे एक विजुअल इसकी पिक्टोरियल आप डाल दें बीच में, ठीक है, एक विजुअल आप क्रिएट करके बीच में डाल दें, यूजिंग दिस मैनुअल एज योर गाइड, बिकॉज आप बहुत लोगों को रीच कर सकते हैं जस्ट बाय विजुअल कम्युनिकेशन। इन इलाकों में जहाँ पे लोगों को शऊर नहीं भी है, उनके पास स्मार्टफोन्स हैं, उनके पास एक्सेसिबिलिटी है, सो अवेयरनेस जब फैलाना चाहते हैं लोगों के अंदर, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू यूज इट। अगेन टिकटॉक हमारा बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत से रूरल एरियाज के लोग भी इसको यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगेन मैसेज पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाने के बहुत तरीके हैं। अगर आप उस मैसेज को खुद समझ के इम्पोर्टेंट समझो कि हाँ ये वाकई ज़रूरी है, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, पर उन लोगों के लिए भी जो लोग इस चीज़ के दूर दूर तक वाकफकार नहीं हैं। लेकिन जो हामला ख़वातीन के बारे से भी हम बात करना चाहेंगे, उनके लिए आपको क्या लगता है, क्या इक़दाम उठाने, जिनकी अभी डिलीवरी आने वाली है इस महीने? देखिए मेडिकल कैंप्स तो बहुत लग गए हैं, बट क्या 73,000 औरतों को आप वो नॉलेज दे सकते हैं? क्या नियोनेटल केयर प्रोवाइड हो सकता है? नियोनेटल केयर में आते हैं कि जो एक नया बच्चा पैदा हुआ है उसकी क्या केयर, उसके डाइपर्स, तो इसमें हम एक एज अ होल बात कर रहे हैं। हाँ। हम औरतों को भी, हामला ख़वातीन की भी बात कर रहे हैं, और हम नए बच्चों की भी बात कर रहे हैं। हम यंग बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, हम यंग लड़कियों की बात कर रहे हैं। सैनिटेशन बहुत ज़रूरी है, उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें, मेरे अपने 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इवन इन द हॉस्पिटल्स, आप एक्सपेंसिव हॉस्पिटल चल जाएं, दे डोंट प्रोवाइड यू विद अ सैनिटरी नैपकिन पोस्ट डिलीवरी, आपको खुद ख़रीदनी पड़ती है एक चीज़। सो अगेन वही बात है कि जब तक आप ये चीज़ रेगुलाइज नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट हस्पतालों में चले जाएं, इन चीज़ों के ऊपर कोई फैसिलिटेट नहीं करता औरतों को, तो फिर आप कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को? ये तो बेसिक मैनुअल्स हैं जो कि डॉक्टर्स को, गायनोकोलॉजिस्ट को, अगर एक औरत अपनी यंग बेटी को आपके पास लेके आती है तो उनको बताना चाहिए कि बेटा, चलो अगर मैं मैनुअल नहीं भी प्रमोट करी, बट उनको बताना चाहिए कि बेटा ये प्रोसीजर है, व्हेन यू हिट दिस फेज ऑफ योर लाइफ आपने इस तरीके से इसको हैंडल करना है। हमारा आज यहाँ आने का मकसद भी बहुत बड़ा यही था कि हम आके एक अवेयरनेस सेशन छोटा सा दे दें। अब हम डेमो तो नहीं दे सकते लाइव टीवी के ऊपर, लेकिन हम एक आवाज़ उठा सकते हैं, एक अपील कर सकते हैं सबसे, खासतौर पे उन लोगों से जो लोग इस वक्त इस सारी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब।
बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक एक सिंगल हैंडेडली एक किट क्रिएट की जाती है और उसको पहुंचाया जाता है और काफ़ी अक्सर वो खुद नहीं जा सकते, जैसे मैंने कहा था। हाँ जी। उनकी जगह कोई और जाता है, प्रॉबेबली 90% मेल्स, अगेन वहाँ इट्स पर अ जा मेल रहे हैं, डोमिनेंट। हाँ। अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो औरतों का नंबर ज्यादा है, लेकिन but मेल male dominant dominant society। सोसाइटी में हम रहते हैं, हाँ। जिसमें हमें जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करें तो मर्दों को इस चीज़ के बारे में शऊर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कल को अपनी बेटियों को संभालना है। सिंगल फादर भी तो होते Yes। हैं ना, उन्हें भी तो पता होना चाहिए। देखिए, एक सिंगल फादर है, उसके लिए कितनी मुश्किल एक टॉपिक है इसके ऊपर बात करना, सोसाइटी के प्रेशर को लेके, कल्चर के प्रेशर को लेके। तो वो क्यों नहीं ये कर सकता कि वो बोले कि जी मैं ये बुक अपनी बेटी को दे देता हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाएगी, वो हिचकिचाहट ख़त्म हो जाएगी और मैं अपनी औलाद को बोलूँगा कि बेटा आप ये पढ़ लो और मुझे बता दो कोई भी क्वेश्चंस हो। हमने इसके अंदर नोट्स के पेज रखे हैं। अच्छा। नोट्स के पेज रखने का मकसद ये कि आप अपनी टीचर्स या अपने पेरेंट्स से कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो आप इसमें नोट्स राइट डाउन करें बच्चे। ठीक ये है। उन लोगों के लिए जाहिर है जो जो एजुकेटेड एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, हैं। बट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में भी यूज़ हो सकते हैं कि आप सेमिनार्स करें। दिस इज़ नॉट अगेन जस्ट फॉर यंग गर्ल्स बट फॉर एडल्ट्स एट द सेम टाइम एज वेल। बस सबको एक्सपोजर चाहिए। बिल्कुल ऐसे आज ही। भी वो लोअर क्लास या वो मिडिल क्लास खवातीन आर नॉट यूजिंग सैनिटरी पैड्स बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन। जब वो ये चीज़ नहीं यूज़ करती हैं, दे गो फॉर अ क्लॉथ और दे गो फॉर अ मेंस्ट्रुअल कप, तो आपने उस चीज़ को बहुत ख्याल रखना है कि सैनिटेशन और हाइजीन कैसे हाइजीन मेंटेन का ख्याल करनी रखना है, कितनी देर उस चीज़ को यूज़ करना है, कितने आवरली उसको चेंज करना है, इस चीज़ के बारे में भी मेरे ख्याल से आगाही पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से जाते हैं, उनका इस हवाले से जनाब बहुत ही अहम किरदार है, बहुत वाइटल रोल प्ले करेंगे वो, अगर इस चीज़ को वहाँ पर जाके वो अच्छे तरीके से उन्हें बताएं, उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं ना। अवेयरनेस जितनी ज़्यादा पहुंचा सकते हैं वो इस बुक के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, वर्बली भी पहुंचा सकते हैं, जिस तरह उन्हें आसानी है वो पहुंचाएं ताकि एक अच्छा हम लोग मैसेज पहुंचा सकें। ओवरऑल अगर हम लोग हाइजीन का देखें, वहाँ पर वो बच्चों की हो सकती है, मर्दों की हो सकती है, खवातीन की हो सकती है, इन्फेक्शंस, वो सिर्फ ये वाले इन्फेक्शन नहीं, ओवरऑल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा टैबू है हमारे कल्चर के अंदर, ये पता नहीं कहाँ से ये बात शुरू हुई थी कि आप इस साइकिल के दौरान शावर नहीं ले सकते। हाँ, ये हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। मिथ्स है ना कुछ इस तरह की। हाँ, ये मिथ्स बनाए गए हैं, लेकिन ये मिथ्स गलत हैं। आपको हाइजीन का मतलब है आपने अपने आप ख्याल, साफ सफाई का, आपका मजहब आपको सिखाता है, आपका इस्लाम आपको कहता है कि अपनी साफ सफाई पाकी का ख्याल करो। तो हाइजीन तो फिर सबसे बड़ा एक वो आ गया कि जब आप एक बच्चे को सिखा रहे हो, तरबियत कर रहे हो, तो ये तो बहुत वाइटल चीज़ है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अब इसी चीज़ को हमने ब्रेक करना है, इसी चीज़ को, मेरी अपील फिर से यही है, सारे इन्फ्लुएंसर्स जितने भी लोग कैंपेन्स चला रहे हैं, प्लीज़ आवाज़ उठाएं। इट्स नॉट जस्ट कि ये एक बुक की प्रमोशन है, बट अगेन इट इज़ कि इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है। हमारे माशरे में कई सालों से इस चीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन करता कोई नहीं है, स्टैंड कोई नहीं लेता। हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे साथ सब मिलके इसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये एक नेसेसिटी बन गई है, ये एक नीड है, ये वांट नहीं है, ये एक ज़रूरत है हर जिस तरह हमने लड़की खाना खाना है, जिस तरह हमने जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, और ये भी एक साइकिल है, तो इसको लिए भी हमें चीज़ें करने की ज़रूरत है। लास्ट मैसेज क्या देंगी आप? बस ये एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब हाइजीन और सैनिटेशन और लड़कियों के हवाले से बात होती है तो एज रिस्ट्रिक्शन इसमें 8 एंड अबव है। इसमें लोग समझते हैं कि नहीं, हमारी 8 साल की बच्ची तो बहुत छोटी है, लेकिन राइट टाइम एंड राइट गाइडेंस जो है 8 साल से अबव लड़कियों को आपको दे देनी चाहिए। इसलिए क्योंकि आजकल चीज़ें बदल रही हैं, लोगों को जो चीज़ें हमारे ज़माने में 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में होती थी, अब वो पहले हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फेक्शियस डिजीजेस बढ़ी हुई हैं, लोग सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, तो इस मैसेज को शेयर करें और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की जनाब कोशिश करें, और हम लोग भी अपना एक पार्ट जो है वो प्ले कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस कैंपेन पहुँचे, उन लोगों को आगाही हो कि हम लोगों ने किस तरह आगे उन लोगों की मदद करनी है जाके। सहर बुखारी, सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ मौजूद थी। सहर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इट्स लवली सेशन विद यू। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया और इस सेगमेंट में हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल को डिस्कस करते हैं। लाहौर शहर की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इस शहर के मसाइल भी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और इस शहर के मसाइल का जब भी जिक्र करते हैं ना तो बेहंगम ट्रैफिक एक मसला है जिसकी वजह से आए रोज़ हादसात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। और जब भी कोई हादसा रुनुमा होता है तो हम सबकी कोशिश होती है कि जब तक इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं आते मुतासरा शख्स को किसी न किसी तरह फौरन से फर्स्ट एड या इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिल जाए। लेकिन आम लोगों की तरबियत ना होने की वजह से कई लोग जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। हालिया बरसों में हमने देखा कि हमारे मुल्क और दुनिया दोनों में बहुत सी कुदरती आफात आई हैं। जंगल में आग लग जाना, सैलाब की सूरत हाल हमारे सामने है, इंतहाई दर्जे हरारत भी हमारे सामने है, तेज़ बारिशें होना, यहाँ पे शदीद समंदरी तूफान ने इंसानी ज़िंदगी को शदीद मुतासर किया है। और उसके साथ साथ अगर अचानक किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो इन हालात में हम सबको इस काबिल होना चाहिए कि हम फर्स्ट एड मुहैया कर सकें किसी को। तो फर्स्ट एड की अहमियत को उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो सुबह पंजाब के लोग खुशकिस्मत हैं कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में महज चंद मिनटों में रेस्क्यू 1112 जैसी शानदार सर्विस हमारे पास मौजूद है। और आम शहरियों की फर्स्ट एड की तरबियत हासिल करना क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, इस हवाले से बात करेंगे। रेस्क्यू सर्विस की जानिब से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब दीबा शहनाज अख्तर साहिबा हैं, हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन रेस्क्यू 1112 सर्विसेज से उनका ताल्लुक है। दीबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जागो लाहौर का कि उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज प्रोग्राम के लिए मुझे इनवाइट किया। और आज उन तमाम ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो कि फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, दुनिया भर के तमाम फ़र्स्ट एडर्स, उनको हमारा सलाम, क्योंकि हम खुद ये काम करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि किसी की ज़िंदगी आपने बचानी है और जिसने एक ज़िंदगी बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो सोचें कि जो हमें लगता है कि कभी कोई हादसा हो जाता है और जो आम बंदा वहाँ से गुजर रहा है, अगर वो ट्रेंड है और फर्स्ट एड दे सकता है तो वो ज़िंदगी बचाने में माविन साबित होता है इमरजेंसी सर्विसेज का और अल्लाह ताला के उस काम में जो जिसका जिम्मा हमारे अल्लाह ताला ने दिया। बेशक। तो क्या फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए जो इनिशियल हम कह सकते हैं कि स्टेप्स हैं जो हर एक बंदे को आना चाहिए, वो मर्द हो, खातीन हो, कोई नौजवान हो, उसको आनी चाहिए वो चीज़? पहले तो मैं ये बता दूं कि रेस्क्यू सर्विस का आगाज़ भी इसीलिए हुआ था। अच्छा। क्योंकि जिस वक्त हादसा होता था कोई हाँ। ऐसी सर्विस नहीं होती थी कि हॉस्पिटल पहुंचा सके। और फिर आम बंदे के लिए बड़ा मसला होता था, अगर वो हेल्प करते थे तो उनकी हेल्प जो है वो मेडिकल लीगल केसेस की वजह से वो डर और खौफ भी था। हाँ। तो जिसकी वजह से सर्विस बनाई गई थी। और सर्विस का जो हर बंदा है वो फर्स्ट एड और इमरजेंसी सर्विसेज कैसे देते हैं एट द सीन और से लेकर हॉस्पिटल जाने तक, उसके लिए हर जो स्टाफ है रेस्क्यू 1112 का वो तरबियत याफ्ता है इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी से। लेकिन ये चीज़ काफ़ी नहीं होती। इमरजेंसी सर्विसेज दुनिया भर में उनका तो एक रोल रहता है प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, लेकिन उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो कम्युनिटी का होता है, वॉलंटियर्स का होता है, वहाँ के लोगों का होता है। अगर वो लोग तरबियत याफ्ता होंगे तो जो हादसे या सानहे का पहला घंटा होता है जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं या गोल्डन मिनट्स होते हैं, जिसमें आप अगर कोई कार्डियक अरेस्ट में चला गया, दिल बंद हो गया, खून बह जाने की वजह से भी अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से किसी की डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उन दोनों सूरतों में वो अगर तरबियत याफ्ता फर्स्ट एडर है तो हेल्प आउट करेगा तो ज़िंदगी बच सकती है। और ज़्यादातर अमवात जो हैं, पहले तो ये बात कि आपने शुरू में भी जिक्र किया, रोड ट्रैफिक हादसा डे बाय डे यूं ही आबादी बढ़ती गई, यूं ही गाड़ियाँ बढ़ गई, हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गए, एक्सीडेंट भी ज़्यादा होना शुरू हो गए। तो अब रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 4-4.5 हज़ार इमरजेंसी तो रेस्क्यू 1112 अकेली मैनेज कर रही होती है पंजाब में। और उसमें से 1000 रोड ट्रैफिक क्रैशेस होते हैं और उनमें भी 80% रिलेटेड टू मोटर बाइक होते हैं। और मोटर बाइक में आपको भी पता कौन यंग ब्रेड विनर्स होते हैं, कमाने वाले होते हैं। वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कमाने वाले घर के कफील हो सकते हैं, अफराद हो सकते हैं। अब वो अगर थोड़ी सी भी इंजरी हो, मैं हेड इंजरी की तो जो ज़्यादातर हेड इंजरी से भी रिपोर्ट होती है, लेकिन थोड़ी सी भी इंजरी हो गिरने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, वो बंदा कुछ ना करते करते भी अपने उस जख्म की वजह से 1 हफ्ते के लिए घर बैठ जाएगा
मीन्स कि वो अपनी फैमिली पे भी बोझ होगा, वो हॉस्पिटल पे भी बोझ होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएं तो जो सबसे एसेंशियल स्किल्स हैं फर्स्ट एड में वो 2 हैं। अच्छा, नंबर 1 है कि आपको CPR करना आना चाहिए। अच्छा। जिसे कहते हैं दिल बहाल करना, किसी का दिल बंद हो गया ठीक तो है। किस तरह दिल को बहाल करते हैं। और दूसरा, आपको ब्लीडिंग कंट्रोल करनी आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खून बह जाने की वजह से आप हॉस्पिटल तो हो सकता है उसको पहुंचा दें, लेकिन उस वक्त उसका सर्वाइवल मुमकिन ना हो। तो बेहतर है। और फिर रोड ट्रैफिक क्रैशेस में ब्लड लॉस, हेड इंजरीज और इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखने में आती हैं। अगर हमारे लोग ट्रेंड हैं और वहाँ पे जाके ये 2 स्किल्स परफॉर्म कर सकें तो वो बहुत सी ज़िंदगियों को बचाने में हमारी भी मदद कर रहे होंगे और उन फैमिलीज़ की भी, कि जो इसका शिकार हैं। और हम भी चाहते हैं कि सारे लोग सेफली वापस घर पहुंचे हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनका इंतजार कर रहा होता है। अब उसके लिए रेस्क्यू 1122 का प्रोग्राम किया है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप वाइज 3 प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं। नंबर 1 के एक जनरल पब्लिक के लिए मैस लेवल पे हमने जो शुरू किया है वो पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम है। अच्छा, पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम की एप्लीकेशन के ऊपर भी ये मौजूद है, मोबाइल ऐप पे भी मौजूद है पाक लाइफ सेवर के नाम से। और जिन लोगों के पास आईफोन वगैरह होते हैं और उनकी एक्सेस नहीं होती तो वो उनके लिए हमने वेबसाइट cpr.gov.pk पे आप जाएं, ठीक है। आप रजिस्टर्ड करें खुद को, आपको CPR से रिलेटेड वीडियो भी मिलेगी और आपका वहाँ पे टेस्ट भी होगा छोटा सा। अच्छा। उसके बाद नज़दीकी रेस्क्यू स्टेशन पे आप जाते हैं, वो आपको मैसेज भी वहाँ मिलेगा, आपको हैंड्स ऑन स्किल्स वहाँ सिखाई जाएंगी। और हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने जब ये शुरू किया था प्रोग्राम कम्युनिटी सेफ्टी का, तो हर जो रेस्क्यू स्टेशन है उसको कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन डिक्लेयर कर दिया था, ताकि पब्लिक को फील हो ये उनका इदारा है, ये उनका इदारा है और वो यहाँ पे आके वो तमाम चीज़ें सीख सकते हैं और हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर एवरीवन कि हम उनको बार बार कहते हैं कि जिस बंदे के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे साथ जुड़ने का, 2-4 दिन हमारे साथ काम करने का या ज़्यादा देर वॉलंटियर करने का, वो कम से कम इस प्रोग्राम के लिए अपना टाइम ज़रूर निकाले और वो रजिस्टर्ड हो, ट्रेनिंग हासिल करे, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए एक यूज़फुल बंदा हो, अपने दोस्तों के लिए, अपने अहबाब के लिए, और किसी जगह हादसा हो तो वो ये 2 स्किल्स तो कम से कम परफॉर्म करता हो। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद दूसरा स्टेप है हमारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के तुलबा तालिबात के लिए, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। उसके लिए हमने NCC की तर्ज में रेस्क्यू कैडेट कोर शुरू की। रेस्क्यू कैडेट कोर की भी एक पूरी एप्लीकेशन है, उसको भी वेबसाइट पे वो भी अवेलेबल है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट लास्ट ईयर शुरू किया कि बहुत से स्टूडेंट्स इसके अंदर रजिस्टर्ड हों और 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, आपके पैट्रियोटिक बनने से लेकर आपकी फ्लैग होस्टिंग, पैट्रियोटिक, आपकी ड्रिल, फिर आपकी लाइफ सेविंग स्किल्स जिसमें फर्स्ट एड कंपोनेंट है, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए अपने मुल्क को खूबसूरत कैसे बनाना है, प्लांटेशन, वो मुख्तलिफ बहुत खूबसूरत एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से हमारा करिकुलम डिज़ाइन हुआ था। उस मॉड्यूल में जो बंदा एंटर होगा एक में, वो 70% मार्क्स लेता है तो दूसरे मॉड्यूल में जाता है, फिर थर्ड में जाता है। इस तरह जब वो कंप्लीट कर लेता है सीरीज़ वहाँ पे, तो उसको ये मैसेज जाता है कि वो हमारे पास भी डाटा आ जाता है। अगर वो एक कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से 20-25 लोगों का ग्रुप है तो हम खुद कांटेक्ट कर लेते हैं, और अगर वो स्कैटर्ड है, एक इंडिविजुअल ने किया, देन वो हमें डायरेक्ट, हम उनको कहते हैं आप स्टेशन पे राब्ता करें और स्टेशन पे आके स्किल सीखें। अदरवाइज हमारे ट्रेनर्स का जो ग्रुप होता है वो उस यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज में जाता है और उनको 10 डेज़ के ऊपर ये रिहर्सल कराता है। 2 घंटे 2.5 घंटे के प्रोग्राम में अगर नई लोग 10 दिन देते हैं हमें लगातार, तो हम 3 दिन लेके तो उनकी ये सारी स्किल्स डेवलप करते हैं, ताकि वो जो हमारी जैसे NCC में होता था ना, NCC में रिलेटेड टू डिफेंस होता था, लेकिन चूंकि आप डिफेंस रिलेटेड इतना वो भी है, NCC भी ख़त्म हो गया था। हमारा प्रायोरिटी ये है कि हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स और यूथ को हम सेफ्टी के ऊपर प्रमोट करें, सेफ्टी प्रमोट करने के ऊपर ट्रेनिंग दें, और वो इस काबिल हो कि अपने आप को भी महफूज बनाएं, अपने मुल्क को खूबसूरत बनाएं और इस मुल्क के लिए भी कुछ कर सके। और फिर उसका एक फर्दर स्टेप है, यानी जो बच्चा ग्रेजुएट करता है या अपना कॉलेज छोड़ता है वो कोर्स करने के बाद, उनके लिए तीसरा प्रोग्राम है, वो है कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स। अच्छा, ये वो वॉलंटियर का दस्ता होता है जो यूनियन काउंसिल में रेस्क्यू के साथ अटैच होता है। इसको एक इंटरनेशनल कोर्स है, कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पांस, जिसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किया जाता है। और जो लोग उस पर ट्रेंड होते हैं उनको हम मुहर्रम, रबीउल अव्वल, इस तरह की मैच गैदरिंग इवेंट में अपने साथ पहले अटैच करते हैं।
अटैच करते हैं। फिर हम साल में 2 कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अरेंज करते हैं, इंटर यूनियन काउंसिल कंपटीशन। जो बेस्ट टीमें होती हैं उनको हम लाहौर बुलाते हैं नेशनल कंपटीशन के लिए, और वॉलंटियर को उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े करते हैं, उसी इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में जहां से हमारी टीम यूनाइटेड नेशन से सर्टिफाइड है, जनूबी एशिया की पहली टीम है। और उनको हम ये रियलाइज कराते हैं कि ये वो फोरम है जहाँ पे वर्ल्ड एलीट टीम मौजूद है, और आपको भी वही प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। वो वहाँ पे सिमुलेशन एक्सरसाइज और कंपटीशन करते हैं, और बेस्ट टीमों को हम एक्नॉलेज करते हैं, और ये हमारी हर साल की एक्टिविटी है। इस साल भी ये हम दिसंबर में 1 से 3 दिसंबर हम उनका कंपटीशन अरेंज कर रहे होंगे। बताने का मकसद ये है कि जो फर्स्ट एड है वो हमारे इन 3 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इंटेग्रल पार्ट है, और हम लाजमी उन तीनों को अपने तौर पे साथ लेकर चल रहे हैं ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। रेस्क्यू 4 मिनट में मोटर बाइक पे पहुंच रही है और 7 मिनट में एम्बुलेंस में पहुंच रही है, लेकिन उन 4 और 7 मिनट से भी पहले अगर कोई पहुंच रहा है तो वो आप लोग हैं, वो कम्युनिटी है, हाँ। पासर बाए हैं। अगर वो ट्रेंड है इस चीज के ऊपर, यकीन जानिए कि अल्लाह करे वो वक्त आए कि हमें भी ये कॉल आए कि कोई इमरजेंसी नहीं है, और लोग भी सेंसिटाइज्ड हों और ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सके। क्योंकि हमारी तरबियत का आगाज़ तो इसी पे होता है, जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सूरह माइदा में है, अल्लाह ताला का हुक्म है ये, और ये अल्लाह ताला उन लोगों को सिलेक्ट कर देता है जो जिंदगियां बचाने में माविन साबित होते हैं। ये आम बंदे से काम लेता ही नहीं, अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया होता है, तभी वो लोग होते हैं। तो मुझे दिबा बताइए कि पहले कितने मिनट्स में हमें ये CPR या जो ब्लड जो रोकना होता है उसको कर देना चाहिए, वो पूरी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए? देखिए, एज अर्ली यू स्टार्ट CPR उतने चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। 4 से 6 मिनट का टाइम होता है। अगर उसमें आप CPR स्टार्ट नहीं करते और बंदा कार्डियक अरेस्ट में है तो सर्वाइवल चांसेस उतने मिनिमाइज होते जाते हैं। हर मिनट में 10 मिनट आप समझे उसके जाया हो रहे हैं। तो इसलिए जो ही किसी को CPR की जरूरत किन किन चीजों में ज्यादा पड़ सकती है, रोड ट्रैफिक क्रैशेस में, कार्डियक अरेस्ट में कोई चला गया, इसी तरह से ड्राउनिंग विक्टिम्स जो होते हैं उसमें CPR की जरूरत पड़ सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है हाई टेंशन वायर से, उसके बाद फौरी जो हार्ट स्टॉप हुआ होता है उसको रिवाइव करने की जरूरत होती है। आप नहीं कर सकते, आप अगर नहीं सांस दे सकते, आपको कराहत हो रही है, आपको लग रहा है कि मतलब मेरे पास बैरियर डिवाइस नहीं है कि मुंह पे रख के मैं सांस दूं, आप जस्ट कंप्रेशन ओनली CPR करें। सीने पे हाथ रखें, सीने के दरमियान में, और 2 से 2.5 इंच का भी तो होता है ना कि हमने ऐसे करके, हाँ जी, वो फुल पावर से आपने अपनी एल्बो के साथ नहीं करना। हमारे पास वीडियो भी है, आपके सेक्शन के साथ शेयर किया, अगर वो वहाँ पे चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं। उसमें आपने कोई मतलब ज्यादा इस तरह से है कि उसमें आपकी बॉडी की एक जरूरत पड़ती है। ये देखिए, ये चल रही है साथ साथ, ये किस तरह, ये हमारे वो वॉलंटियर्स हैं जो कि हर साल कंपटीशन में आते हैं। इनको हम मैस कैजुअलिटी और मैस गैदरिंग इवेंट्स की मुख्तलिफ चीजें हम दे रहे होते हैं। अच्छा, कि ये इवेंट्स है, ये सिनेरियो और आप परफॉर्म करें। तो उसमें 2 से 2.5 इंच आपने सीने को प्रेस करना है, क्योंकि आपका जो दिल है वो पसलियों के पिंजरे में है। मैं आम जबान में बात करूंगी, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूंगी ताकि सबको समझ आए। अब आप देखें कि आप जब उस पसली को दबा रहे हैं जिसके नीचे आपने दिल को प्रेस करना है, दिल को क्यों प्रेस करना है? इसलिए कि वहां पे ऑक्सीजन वाला खून मौजूद होता है, और आपके दिमाग को उस वक्त जो फौरी चाहिए होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला खून चाहिए होता है ना। तो वो जब आप प्रेस करेंगे तो वो आगे पंप करेगा, और फिर आपके दिमाग तक वो ब्लड पहुंचेगा। जब वो ब्लड पहुंचेगा तो जो अल्लाह ताला ने आपका एक सिस्टम बनाया होता है ना कि इस वक्त सर्कुलेशन हो रही है, दिमाग तक ब्लड पहुंच रहा है और हम जिंदा हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो बंदा कार्डियक अरेस्ट में गया है वो रिवाइवल के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो आप रिवाइव कर रहे होते हैं। और अब CPR छोड़ना कब है, इसके भी तरीका है। आप CPR परफॉर्म कर रहे हैं, आप CPR परफॉर्म करते रहे अनटिल के प्रोफेशनल हेल्प पहुंच जाती है। सही, लेकिन ये करने में आप किसी डमी के ऊपर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये आपने 1 मिनट में 110 से 20 मर्तबा करना होता है। अच्छा, अब ये आप देख लें कि आप अपनी स्ट्रेंथ भी देख लें और आपने काउंट करना और ये चीज करते रहना। अगर नहीं भी सांस दे सकते, बाकी चीजें स्टेप्स नहीं कर सकते, कंप्रेशन ओनली CPR में आप चेस्ट को 2 से 2.5 इंच डीप और चेस्ट को दोबारा रिकॉइल होने दे पूरा। यानी उसमें ये नहीं है कि आपने बहुत तेज इतना फास्ट कर लिया कि उसने रिकॉइल नहीं हुआ तो पंप नहीं हो रहा ब्लड आगे प्रॉपर। इस तरह से आप किसी को प्रेस करके छोड़ते हैं तो उतना ही उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो आगे जाता है। तो आपने ये रिकॉइल भी होने देना है, चेस्ट को राइज एंड फॉल का ख्याल रखते हुए, और आपने ये रिदम भी बरकरार रखना है कि 1 मिनट में
100 से 120 के दरमियान, तो 110 ही बनता है। आपकी लाजमी आपकी स्पीड होनी चाहिए जिसमें आपने दिल को दबाना है, तब जाके आप रिवाइव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा जाने जाती है, वो तो ब्लीडिंग, और वो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में ऐसा होता है। आपको इमीडिएटली आपके पास जो भी इम्प्रोवाइज्ड मतलब उस वक्त अवेलेबल कपड़ा है, चीज़ है, आप उसको प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर और एलिवेशन और कंप्रेशन, 3 सिंपल से स्टेप्स है, आपने इसके तहत करके उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना होता है। और उस कोशिश, एक चीज़ का ख्याल रखें, ब्लड, चूंकि आप जिसको मदद कर रहे हैं हो सकता है कि उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज वगैरह हो, उस सूरत में कोशिश करें कि आप जिस वक्त कपड़ा वगैरह बांध रहे हैं तो खुद को भी, अपने हाथ को, अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप फिर अपने आप को भी थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। अदरवाइज आप उसकी हेल्प करें और खुद अपने हाथों को बाद में वॉश कर लें, तो आपकी वजह से किसी की जान बच सकती है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो ट्रेनिंग्स वहाँ पे लेने आते हैं दीबा, तो उनको कितनी देर की, मतलब 3 महीने की, 6 महीने की, इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है? कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? जो हमारा ये CPR का ये 1 डे का प्रोग्राम है, CPR ब्लीडिंग कंट्रोल का। अगर आपने मॉड्यूल उधर से पढ़ लिया, वीडियो उधर से देख ली, उधर टेस्ट छोटा सा है वो दे दिया, तो फिर जो आप आएंगे आपको लगातार हम CPR पे ही लगाएंगे। विदिन 1 और 2 आवर आप अगर इस काबिल, जितनी देर में आप अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकें, क्योंकि CPR एक रिगरस प्रोसेस है, क्योंकि आपने 1 मिनट में करेंगे आपका सांस फूल जाता है, तो उसमें फिजिकल फिटनेस बहुत चाहिए होती है कि जब आप बार बार करेंगे तो आपकी मसल्स और आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, आपका स्टेमिना बनेगा। और फिर अगर कभी आपको अपने उस रोड से हॉस्पिटल तक पेशेंट को पहुंचाना पड़ता है, दरमियान में CPR करना पड़ता है, आप ऐसी जगह पे जहाँ पे रेस्क्यू सर्विस नहीं थी और आपने खुद पहुंचाना है, तो कम से कम आप इस काबिल जरूर होंगे कि आप वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कम्युनिटी हैं तो आप नहीं कर सकते और आपको लगता है कि अब मुझे खुद CPR करने की ज़रूरत पड़ गई, आप CPR करें, तो ये नहीं है कि आप उसकी वजह से खुद अपने आप को उसमें डाल दें। आप थोड़ा सा अपनी सांस को बहाल करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं और दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप 2 लोग हैं तो कोशिश करें कि ये कंटिन्यू रहे प्रोसेस और इसमें तात्तुल ना हो बीच में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी आप रुकना चाहते हैं तो 10 सेकंड से ज़्यादा का वक्फा नहीं होना चाहिए। लेकिन दिबा, ये चीज़ें तो वहाँ पे सिखाई जाती है। बहुत से हादसा, जो ट्रैफिक हादसा होते हैं उनमें हेड इंजरी भी हो जाती है, फ्रैक्चर भी इवन 2 के हो जाता है, तो इस चीज़ के बारे में भी सिखाया जाता है? बिल्कुल, जो हमारा रेस्क्यू कैडेट कोर के अंदर पूरा प्रोग्राम है, और जो कर्ड का भी है, कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, वो दोनों प्रोग्राम में फ्रैक्चर मैनेजमेंट है, अपर एक्सट्रीमिटीज, बाजू, लोअर एक्सट्रीमिटीज, हेड इंजरीज, अगर एल्बो बैंड है, निकल जाता है, जोड़ से निकल जाती है, वो सारे, वो एक कम्प्रीहेंसिव मॉड्यूल है। लेकिन मैं तो फर्स्ट एड के हवाले से उनको कह रही हूँ जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पता है कि आजकल ना हमारा जो दौर चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली आप वॉलंटियर कॉल करें कोई शायद शो अटेंड करने के लिए तो बहुत से लोग आ जाएं, लेकिन वॉलंटियरली जो कि उनको फायदा दे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हो, अगर आपने वही चीज पैसे दे के करवानी है फिर तो हर कोई आ जाएगा, तो फिर वो पूछ के आएंगे। अगर वो डिमांड है किसी इंटरनेशनल, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि मैंने फलां जगह पे जाना है, फलां कंट्री में, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप फर्स्ट एड की या बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग आप करके आए अपने कंट्री से। तो वो फिर आते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, वो इसलिए करते हैं। लेकिन वो लोग जो आम हो, मतलब आम सिटीजन्स हों, आम से मुराद ये नहीं कि वो आम होते हैं, वो अपनी जगह खास होते हैं, लेकिन उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई इंटरनेशनली तो उस बंदे को लाइसेंस नहीं मिलता जिसने CPR नहीं किया होता। ऐसे भी कंट्रीज हैं, और ये हमारे यहाँ ही ऐसे है कि जिंदगी बड़ी सस्ती है, जो मर्जी जहाँ मर्जी जैसे मर्जी ले ले और फिर कोई नहीं पूछता। अदरवाइज ये अल्लाह ताला की एक सबसे खूबसूरत अता है, और इसमें एक दूसरे की मदद करना हम सबका फर्ज है। और अगर हम सब इस चीज़ पे मुत्तहिद हो जाएं कि हमने फर्स्ट एड बनना है, हमारा तो मिशन है, रेस्क्यू 1122 तो इस मिशन को लेके चल रही है कि जो उन 2 प्रोग्राम्स में नहीं आते वो लंबे हैं, तो उनके लिए हमने पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम बनाया ताकि हर घर में एक फर्स्ट एडर ट्रेन हो सके। और हमारी सर्विस का ये मिशन है कि हम हर घर में एक बंदा तो ऐसा हो जिसको फर्स्ट एड आती हो, और कोई अगर इमरजेंसी हो तो वो उसके लिए मददगार और वो प्रोवाइडर बिल्कुल ऐसे बन सके। आज का दिन मेरे ख्याल से मनाने का मकसद भी यही था कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके, और ये रोजाना की बुनियाद पर होना चाहिए जो प्रोसेस चल रहा होता है। खासतौर पर मोटरसाइकिल वाले जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। कितनी एक दिन में कितने कॉल्स आ जाती हैं आप लोगों को? जो देखिए 1000 जो हमारा जो रोड ट्रैफिक क्रैशेस हैं उसमें 80% रिलेटेड जो मोटरसाइकिल विक्टिम्स हैं ना, वो मोटरसाइकिल से रिलेटेड होते हैं।
उसमें भी एक छोटी सी इंटरवेंशन है जो बहुत ज़्यादा प्रीच भी हमारे लेवल पे भी की जाती है, रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस भी दिए हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ को भी। अच्छा। और डायरेक्टर जनरल साहब इस पे बड़ा फोकस भी करते हैं कि देखिए मोटरसाइकिल की स्पीड ही अगर आप 40 की रख के चलें, रेंज में रखें, लेफ्ट लेन हाँ, में लगा के हाँ, चलें। और एक बड़ा हमने एक रोड शो किया, उसमें हमने जस्ट ट्रेंड देखने के लिए कि किस तरह से मोटर बाइकर बिहेव करते हैं। बिलीव मी, उस दिन मुझे भी पहली दफ़ा पता चला कि इन्होंने साइड मिरर उतार के घर में रखे होते हाँ। हैं, वो उन्हें पीछे का पता नहीं होता, हेलमेट उन्होंने पहनी होती है तो आवाज़ बहुत से लोगों ने हैंड्स फ्री भी लगाई हुई होती है, वो भी गाने सुन रहे हैं या कॉल्स पे बात करके जा रहे तो होते मोटर हैं। बाइकर्स को ये चाहिए कि वो अपनी स्पीड को रिड्यूस करें अनटिल अनलेस के ये एक कानून बन जाए कि उन्होंने 30 से आगे चलानी नहीं, क्योंकि और अपनी लेन में रहे, खुदारा और अपनी लेन में रहे। इंटरनेशनली ये कैंपेन चली है लव 30 की। लव 30 के तहत जो मोटर बाइक की स्पीड है वो 30 की स्पीड से ज्यादा आप पर आवर नहीं चला सकते, पर मिनट ही चला सकते। ठीक है जी। दीपा शहनाज अख्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है, रेस्क्यू 1122 सर्विसेज से उनका ताल्लुक है। दीपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज का दिन आपने हमारे साथ मनाया। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जनाब आज मनाया जा रहा है और इस हवाले से हमने अवेयरनेस कैंपेन एक चल रही है, उस पर हमने भी थोड़ा सा अपना किरदार अदा किया है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पहुँचाई। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से और इस सेगमेंट में प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, मुसन्निफ हैं और उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का बुक रिव्यू उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। मुनीबा, आज के जो सेगमेंट बुक शेल्फ है इसमें आज 2 किताबें हैं, एक ग़ज़वात रसूल और दूसरी है अफ़कार फ़र्रुख। तो हम इस किताब से शुरू करते हैं, ग़ज़वात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत अच्छी किताब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अयूब ने इसको तरतीब दिया है और इसको शाया किया है पेंटर ऑफ द डे पब्लिकेशंस ने। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ईमान ये है कि आप इंसान कामिल हैं, ज़िंदगी की जिस जहत में भी रहनुमाई चाहिए हमें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की तरफ देखते हैं और हमें रहनुमाई मिल जाती है। और जब से इस्लाम आया है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे किताबें लिखी जा रही हैं और क़यामत तक लिखी जाती रहेंगी। सीरतुन नबी पर अनगिनत किताबें लिखी गई हैं और बाद में इंसान ने ज़िंदगी में किसी एक अगर शोबे में महारत हासिल की है किसी मुसलमान ने और उसने चाहा कि उस शोबे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी ज़िंदगी की रोशनी में अंडरस्टैंड किया जाए, समझा जाए, तो भी बहुत रिसर्च का उसमें गुंजाइश निकली। तो ये कर्नल साहब ने, मोहम्मद अयूब साहब ने, चूँकि ये ख़ुद फ़ौजी हैं, आर्मी ऑफिसर हैं रिटायर्ड, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर सिपहसालार स्टडी किया है और बड़ी खूबसूरती से इस किताब को उन्होंने तरतीब दिया है। और इन्होंने ना सिर्फ ये कि ग़ज़वात का जिक्र किया है बल्कि सरियात जो होती हैं वो तमाम उसका लिस्ट भी उन्होंने फ़राहम कर दी है। और अपने जो कुछ भी उन्होंने वार स्टडीज़ के तनाजुर में सीखा था, जो आपने मैदान जंग में अमल किया होता है या सीखा होता है, जदीद जो वार स्टडीज़ हैं, ज़ाहिर है ज़िंदगी बहुत आगे आ गई है, हर चीज़ इवॉल्व हो रही है, तो फ़न हर्ब भी इर्तिका पजीर हैं। तो इस वक्त जहाँ पे फ़न हर्ब पहुँचा हुआ है वॉर स्टडीज़, उसको सामने रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टेक्निक्स थी जंग लड़ने की बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बतौर सिपहसालार, वो इन्होंने उस रोशनी में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। बहुत उम्दा। आप इससे अंदाज़ा करें कि आखिर पे जो किताबियात है, मैं 2-3 किताबें आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि इन्होंने कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन ली और कहाँ कहाँ से कंसल्ट किया। हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री, द लाइफ एंड वर्क ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की हीरोज़ ऑफ हिस्ट्री विल ड्योरा की किताब है। तारीख़ इस्लाम है, तारीख़ तबरी है, फिर जो आर्ट ऑफ वॉर, अर्थशास्त्र, कोतलिया चाणक्य की किताब जो है, फिर जंग फ्रांस, हुसैन हैकल की जंग रमज़ान और नेपोलियन की जंगें, डेविड चैंडलर, ये सब बड़े लोगों की किताबें खंगालने के बाद इसका मतलब है कि इन्होंने बहुत अरक रेजी से काम लिया और तरतीबवार इन्होंने बात की तमाम जंगों की। एक छोटी सी चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ, जंग बदर जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था
यानी आपने जिस तरीके से जिस मेथड को अप्लाई किया जंग के दौरान में, वो मेथड दरअसल खुदा की नुसरत तो थी ही, लेकिन ज़मीन पर जो असबाब फराहम रहे उन असबाब में आपकी बेहतरीन हिकमत अमली भी थी। वो क्या थी? अच्छे कमांडर का अहम तरीन मकसद दुश्मन की बड़ी फौज यानी मेन फोर्स को तबाह करना होता है, ताकि दुश्मन का हौसला और हिम्मत टूट जाए और वो दोबारा जंग करने के काबिल न रहे, या कम अज़ कम वो फौरी जवाबी कार्रवाई न कर पाए। मशहूर जंगी जर्नैल और तरक्की याफ्ता जंगों के माहिर नेपोलियन का कौल है कि वो हमेशा दुश्मन की असल और बड़ी कुव्वत की निशानदेही करके फैसला कुन जंग करता। दूसरी जंग अजीम के दौरान में कई मौके ऐसे आए कि जर्मन इत्तेहादियों के निर्गे में थी, जर्मन अफवाज इत्तेहादियों के निर्गे में थी, मगर जनरल मोंटगोमरी ने उन छोटे छोटे ग्रुपों पर कुव्वत मरकूज करने से इनकार कर दिया और अपनी पूरी कुव्वत को दुश्मन की असली कुव्वत पर हमले के लिए महफूज रखा। सितंबर 1965 की जंग में भी इसी उसूल के तहत पाकिस्तानी अफवाज ने छंब जोड़ियाँ सेक्टर पर नाकाबिल तस्खीर भारतीय कलों और चौकियों पर कब्जा किया। आगे जंग बदर में बात करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी उसूल को सामने रखते हुए दुश्मन की असल कुव्वत पर उस वक्त भरपूर हमला किया जब दुश्मन पूरी तरह मुसलमानों की जद में आ चुका था और रेत का तूफान उसे अपनी लपेट में लिए हुए था। ये तफसील है। उसके बाद कहते हैं कि अकदाम यानी आपने कवर नहीं करना, पेशकदमी भी करनी है। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आजमाया, इस मेथड को अप्लाई किया। फिर इज्तमा लश्कर कशी करना, उस पर भी, फिर अपनी फोर्टिफिकेशन करना, ये जंगी मेथड्स हैं। कुव्वत का मोहतात इस्तेमाल, एक्स्ट्रावेगेंटनेस इस्तेमाल करेंगे, यू विल बी स्पेंट आउट। इसी तरह हरकत पजीरी, मुसलसल मूवमेंट में रहना कि आप दुश्मन को ठीक से, दुश्मन आपको भांप ना सके। फिर ताउन जो है, बाहमी ताउन, आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जवान, वो एक दूसरे से मोहब्बत करें और ताउन करें। तो ज़मीन का इस्तेमाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप जानते हैं, जंग बदर में ज़मीन का बेहतरीन इस्तेमाल किया और वो जगह चुनी जो दलदली नहीं रही बारिश के बावजूद, और कुएँ के करीब आपने जगह हासिल की और दुश्मन जो थे कुफार, उनके लिए दलदल के करीब जगह उन्हें मिली और फिर वो जब वो पसपा हुए तो दलदल में धंसना शुरू हो गए, जिससे मुसलमानों को बड़ी फतह मिली। इसके अलावा आखिर पे जो ग़ज़वा तबूक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महारत है वो बहुत काम आई। ग़ज़वा तबूक जंग की नौबत नहीं आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ पहुँचे मुश्किल हालात में, शदीद गर्मी में, बहुत बड़ी फ़ौज ले कर चलना और उसके बाद वहाँ पहुँचना और जंग के बग़ैर फ़तह हासिल करके वापस आना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ज़वे के तौर पे कहते हैं कि ये ग़ज़वा तबूक जो थी वो आखिरी थी। तो बहुत शानदार किताब है, मैंने तो इससे बड़ी इंस्पिरेशन ली है। ज़िंदगी भी एक जंग है, आप देखें कि इन्हीं मेथड्स को, इन्हीं टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तो ज़िंदगी की जंग जीत जाएंगे। और दूसरा है अफ़कार फ़र्रुख, ये फ़र्रुख महमूद साहब अंग्रेज़ी लिटरेचर के उस्ताद भी हैं, तालिब इल्म भी हैं। इनका काम बड़ा दिलचस्प है। इन्होंने लफ्ज़ों की तोड़ फोड़ से या लफ्ज़ों के हेर फेर से अपनी जो विट है उसका इजहार किया। शेक्सपियर अपने ड्रामे में कहता है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ब्रीफ होनी चाहिए कोई चीज़। वो बल्कि अरबी में भी कहते हैं आसनुल कलाम कल्ला व दल्ला, जो कलाम का हुस्न है वो ये है कि कलाम कलील भी हो और मुदल्लल भी हो। तो इन्होंने बड़ा काम किया फ़र्रुख साहब ने, बजाय इसके कि कोई लंबी चौड़ी नज़में या लंबे चौड़े अफसाने लिख के आखिर पे पंच लाइनर कोई लगाते जिससे कि डायलॉग या वो लाइन हमेशा अमर हो जाती हमेशा के लिए, इन्होंने अक़वाल ज़र्री की लिखा है, इसको कोट्स की सूरत में, अक़वाल ज़र्री की सूरत में लिखा। तो ये किताब उनकी अक़वाल ज़र्री पे मबनी है फ़र्रुख साहब की। वो कहते हैं कि मेरे पास प्रैक्टिकल विज़डम थी और हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल विज़डम का ज़िंदगी में कितना अहम किरदार है। अरस्तू की जो अखलाकियात है वो मुजर्रद नहीं है अफलातून की अखलाकियात की तरह, बल्कि अरस्तू की अखलाकियात प्रैक्टिकल है। इतना बड़ा जो है ना, वो इतनी बड़ी चीज़ है प्रैक्टिकल विज़डम। तो बाज़ औक़ात लफ्ज़ की शिकस्त व रेख से ये भी मसला पैदा हो जाता है कि आप लताफ़त को वजूद में लाते लाते कहीं ज़राफ़त को वजूद में न ले आएँ। अच्छी बात कहने की बजाय ऐसी बात कह दें कि मजाक बन जाए आपका। तो फ़र्रुख साहब ने बड़ी महारत से बड़ा अच्छा काम किया। आप इसमें किसी भी सफ़े को पकड़ें आपको गोहरे नायाब मिलेगा, ठीक है। और इससे अलबत्ता ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लिखारी को लंबे सांस का लिखारी होना चाहिए, बहुत तवील लिखना चाहिए। चूँकि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है अक़वाल ज़र्री लिखने का, छोटे छोटे कोट्स लिखने का और पूरी किताब लिख दी है, तो इसका मतलब ये है कि लंबे सांस के ये लिखारी नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद इजहार किया अपने इरादे का कि आइंदा जो कोटेशंस होंगी वो अंग्रेज़ी में होंगी। चंद एक आखिर पे 2-3 कोट्स
आपके सामने पेश करके मैं इजाज़त चाहूँगा। नफ्स की ग़ुलामी ग़ुलाम की ग़ुलामी है। अब देखिए ना, ग़ुलामी ग़ुलाम ग़ुलाम ये तकरार लफ्ज़ी आ गया और अल्फाज के दरोबस्त के साथ रद्दोबदल के साथ इन्होंने एक गहरी बात करने की कोशिश की। ईमान के साथ सैर भी हज है, जबकि ईमान के बगैर हज भी सैर है। दरिया ज़मीनों को जबकि दरिया दिल सीनों को सैराब करते हैं। सीनों ज़मीनों दरिया दरिया दिल, तो ये आपको अल्फाज की बस्तो कुशाद और उनकी दरोबस्त में होती है, उससे आपको पता चलेगा। बेवकूफ़ को समझाना पेट्रोल से आग बुझाने के मुतरादिफ है। कितनी मज़े की बात है। और इसी तरह जहाँ अमीर की भूख मर जाए वहाँ गरीब भूख से नहीं मरता। बड़ी गहरी बात है और अच्छी बात है कि अमीर दौलत इकट्ठी करना छोड़ देगा तो वो जो बची हुई दौलत है वो गरीब के काम आएगी, उसके बच्चे के पेट भरने के काम आएगी। तो एक बड़ा वो जो है शरारती सा एक कोट, जनाना लिबास के सुकड़ने से बुराई मर्दाना वार फैलती है। तो फ़र्रुख साहब इसी तरह ही ये जो ज़रबुल अमसाल हैं, ये जो मुहावरे हैं, उनकी उलट फेर के साथ, उनकी तोड़ फोड़ के साथ ज़राफ़त भी कहीं कहीं पैदा करते हैं, लेकिन उस ज़राफ़त में भी कहीं ना कहीं लताफ़त होती है और गहरी बात होती है। ठीक है जी, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया। अब आपने मुझे इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड्स टू ऑल ऑफ यू। और जनाब जाते जाते सजाद अली का गाना है हर जुल्म तेरा याद है, वो सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।